कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, जिसका चारों ओर प्रतिसाद मिल रहा है। जहां एक और यात्रा में महिला, पुरुष, युवक शामिल हो रहे हैं, वहीं 88-90 वर्ष के बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। आइए देखिए एक झलक सिर्फ और सिर्फ लालपरा न्यूज नेटवर्क पर। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत ही स्वागत, अभिनंदन है जिनको सुनने के लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे युवा नेता, हमारे नौजवान नेता हमारे बीच में, हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नारा लगाएंगे राहुल गांधी जिंदाबाद, दोनों हाथ ऊपर उठाकर राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत जोड़ो। आदरणीय कमलनाथ जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी, राहुल सिंह जी, मैं सबका नाम नहीं लेता क्योंकि राहुल जी को बोलना है, मैं उनका टाइम नहीं लेना चाहता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए, आपने अपना प्यार राहुल जी को व्यक्त किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर मुझे बल और शक्ति दी। राहुल जी, जिस प्रदेश में आप आए हैं, ये प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, किसानों के साथ अन्याय में नंबर 1, सही बात है, महिला पर अत्याचार में नंबर 1। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं और आप जिस शहर में आए हैं, ये शहर मूल्यों का शहर है, ये हमारी संस्कृति का शहर है, संस्कृति का प्रतीक है। और संस्कृति का प्रतीक केवल नहीं है, यहां से जो संदेश आप भारत की संस्कृति का देते हैं, यही संस्कृति हमारे देश को एक झंडे के नीचे रखती है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज, सब धर्म को जोड़ के रखते हैं। ये भारत की संस्कृति है और ये शहर उस संस्कृति का प्रतीक है। राहुल जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आप अभी तक 2100 किलोमीटर चल लिए हैं। राहुल जी ने 2100 किलोमीटर चल लिया है। 3700 किलोमीटर और चलेंगे। पूरी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3700 किलोमीटर की है और ये जोड़ो यात्रा उस संस्कृति की रक्षा पर है। ये जोड़ो यात्रा हमारे संविधान की रक्षा की है। ये यात्रा हमारे नौजवानों की भविष्य की है, हमारे किसानों की मजबूती की है। राहुल जी, कोई देश नहीं है जो ऐसी जोड़ो यात्रा निकाल सकता है। कोई देश विश्व में नहीं है
जहां इतने धर्म हुए, इतनी जातियां हुए, इतनी भाषाएं हुए, इतने त्योहार हुए, ये भारत है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जिसने अन्य धर्मों को भी जन्म दिया। अभी राहुल जी गए थे प्रणाम करने प्रज्ञानंद जी महाराज को। राहुल जी गए महाकाल में। कोई ऐसा देश है? कोई ऐसा देश नहीं है। दिसंबर 2020 में आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिसकी व्यवस्था बनाई हुई थी, किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश की पहचान थी। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने? मैंने शुरुआत करी। महाकाल को भी मैंने 350 करोड़ रुपए दिया। और मोदी जी आए जैसे उनकी योजना थी। मैंने शुरुआत किया कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हमने शुरुआत करी अपनी नीति, कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी आपको। पेंशन बढ़ाया। किसानों को राहत, किसानों को भटकना नहीं पड़ा खाद के लिए। आज जो किसान भटक रहा है खाद और बीज के लिए, जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, भटकना नहीं पड़ता था। पहले किस्त में हमने कर्जा माफ किया, दूसरा किस्त चल रहा था। सौदे से हमारी सरकार गिराई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करना चाहता था। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया में बहुत अंतर है। आज के नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय का मौका चाहता है। पर अगर प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से होए, कौन सा निवेश आएगा? अगर मिलावट से होए, अगर माफिया से होए, कोई क्या निवेश आएगा यहाँ? तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। ये नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, इनका भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, राहुल जी को अभी उनकी बात सुनिएगा, किस तरह उनकी तपस्या, उनकी मेहनत से उन्होंने हमें प्रेरित किया है, पूरे देश को प्रेरित कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि 9 महीने बाद फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे यहाँ के अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की ओर से प्रभारी श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल साहब से, आदरणीय राहुल गांधी जी अब हमारे बीच में आ रहे हैं, उससे पहले एक मैं कविता कहना चाहूंगा। महाकाल की इस नगरी में एक तपस्वी आया है, पावन माटी शुद्ध धरा को नमन करने आया है। बारिश धूप से जूझ कर, धूल मिट्टी को चूम कर, आंधी तूफानों को सहकर, संघर्षों से तपकर, दक्षिण से उत्तर की ओर पैदल चलकर आया है। महाकाल की नगरी में एक तपस्वी आया है, नफरतों को प्यार में बदलने, जनमानस की रूह सुनने, अड़िग सत्ताधीशों से लड़कर, विरोधियों को ललकार कर, प्यार अमन का संदेश फैलाने नए युग का गांधी आया है। महाकाल की नगरी में एक तपस्वी आया है, न थकान न विश्राम, उसे न झुकेगा न रुकेगा, कदम उसके चल पड़े हैं एक धरा को बचाने। इस पावन प्यारी माटी में एक तपस्वी आया है, महाकाल की नगरी में। करते उनका स्वागत वंदन। पधारो राहुल जी,
विनम्रता से आपका अभिवादन है। पधारे राहुल जी, आदरणीय राहुल गांधी जी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के युवाओं, किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? अब तकरीबन 80 दिन हो गए कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है और आज हम आपके इस पवित्र शहर में आए। हम सब ने दर्शन लिए और बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो शहर है, जो महाकाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आज हम शिव जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है, तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। अब देखिए, सबसे बड़े शिव जी तपस्वी कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी, और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को आप देखिए, सारे के सारे तपस्या करे हैं। सही या गलत? और सिर्फ भगवान तपस्या नहीं करते, शिव जी का, भगवान राम, कृष्ण भगवान, इनकी तपस्या का मुकाबला नहीं है। मगर हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। सही बोला या गलत बोला? हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी कौन है? आपने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। यह कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से
देश के एक कोने से दूसरे कोने गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पे जो इस देश को भोजन देते हैं, करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं और तपस्या करते 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 मर जाते हैं। सही? ये तो कुछ नहीं है। ये तो 3 महीने की तपस्या है। 5-6 घंटे, 8 घंटे लगा लो। थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ी सी प्यास लगती है, मगर यह तपस्या नहीं है। तपस्या किसान करता है, मजदूर करता है। अब मेरा सवाल है, हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती है। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर, और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। और करोड़ों लोग सुबह उठते हैं। किसान 4 बजे उठता है, हाथ फट जाते हैं, खून निकलता है। मैं 2000 किलोमीटर चल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। भैया हाथ मिलाना, ये देखो हाथ मिलाया, ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान के हाथ फटे होते हैं। उसका दर्द उसके हाथों में होता है, उसकी तपस्या की निशान उसके हाथों में होती है। और इन सड़कों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया, और हर एक किसान मुझसे यह पूछ रहा है, घूम फिर कर यह पूछ रहा है, राहुल जी, इस देश में हम तपस्या करते हैं, इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता? फर्टिलाइजर क्यों नहीं मिलता, और जब मिलता है इतना महंगा क्यों है? हमें अपनी मेहनत के लिए सही दाम क्यों नहीं मिलता? हम बीमा का पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, खेत बर्बाद हो जाता है, रोना आता है, और जब हम बीमा की प्राइवेट कंपनी को फोन करते हैं, फोन नंबर में कोई फोन नहीं उठाता। इंटरनेट पे
सब कुछ मिल जाता है, मगर किसान को जो बीमा देने वाली कंपनी होती है उनका एड्रेस नहीं मिल सकता। सही। फिर कहते हैं राहुल जी पेट्रोल 60 रुपए का था, आज 107 रुपए का है। हर रोज हमारी जेब में से पैसा निकलता है। राहुल जी हम तपस्वी हैं, ये सारा का सारा पैसा उन 3-4 पूजा करने वाले लोगों के हवाले क्यों जा रहा है? गीता में लिखा है, गीता में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और फल नहीं देखना चाहिए। मगर हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। मैंने किसानों की बात की, सिर्फ वो तपस्या नहीं करते। चलिए युवाओं की बात करते हैं। इन्हीं सड़कों पे हर रोज युवाओं से मिलता हूं, तपस्या किए हैं, पढ़ाई की है, स्कूल गए, बदमाशी की तो मार भी पिटी है, 2-3 थप्पड़ भी लगे हैं। बच्चे हैं, तपस्या की है, एग्जाम लेते हैं, तपस्या करने के बाद पता लगता है व्यापम स्कैम हो गया। तपस्वियों से चोरी हो गई, छोटे छोटे तपस्वियों से स्टेट की सरकार चोरी करती है, उनका भविष्य खत्म कर दिया। आज बच्चों ने मुझे कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्या तपस्या की? पढ़ाई की, इंजीनियरिंग डिग्री ली। अच्छा, सिर्फ आपकी तपस्या थी? नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता किसान हैं, उन्होंने भी तपस्या की। मेरी मां रोज खाना पकाती है, उनकी भी तपस्या है। मेरी दादी भी मदद करती है, उनकी भी तपस्या है। अच्छा, डिग्री मिली तो क्या हुआ? चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस देश में तपस्या का फल नहीं मिल सकता। बेटा बताओ क्या करते हो? मजदूरी करता हूं मैं, मेरे तपस्या का फल मजदूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। नहीं, पकोड़े भी नहीं होते भैया, आजकल पकोड़े भी नहीं चल रहे, तो कहने की बात थी। चलिए छोटे दुकानदारों की बात करते हैं। छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, और जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है। अच्छा, मैं भूल गया, प्रेस वालों की भी बात करनी है। इनकी भी बात करनी है, इनको नहीं छोड़ना। अभी बोलता हूं। तो सुनो सुनो, तो
तो छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ नहीं, मैं सबकी बोलूंगा। आज मैं महाकाल गया हूं तो तपस्या की बात करनी है, उन्हीं से सीखा हूं मैं। आज पंडित जी ने मुझे बोला, उन्होंने मुझे बोला कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जो आपने बोला उसको समझ लिया। मैंने कहा आपने ही मुझे समझाया है। तो देखिए, छोटा दुकानदार सुबह उठता है, उसके साथ 2-3 लोग काम करते हैं, दिन भर काम करता है। कभी कभी किसी को पैसे की जरूरत होती है, वो भी दे देता है, काम करता है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता जैसे बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। तो अगर बड़े उद्योगपतियों का कैश फ्लो रुक जाए, जैसे कोरोना के समय हुआ, उनको कोई मुश्किल नहीं होती। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल उनका कैश फ्लो रोक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बेचारों को अगर आपने कैश फ्लो 15 दिन, 1 महीना रोक दिया, तो आपने इनका गला घोट दिया, मतलब यूं पकड़ लिया उनको। और अगर आपने 2 महीने कर दिया, तो आप इनको मार दोगे, खत्म कर दोगे। अब देखिए, मैं ये दुकानदारों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की बात क्यों करता हूं? क्योंकि यही लोग देश को रोजगार देते हैं। मतलब पूरा जुड़ा हुआ है। ये लोग देश को रोजगार देते हैं, युवाओं को काम देते हैं, तो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। किसान लोगों को भोजन देते हैं, तो बैलेंस की जरूरत होती है। सरकार ने क्या कहा, क्या किया? अभी 6 बज रहे हैं, 8 बजे इन सबको याद है, ये कोई नहीं भूला। ये घड़ी देखते हैं 8 बजे, इनके दिल में थोड़ी, उनका दिल तेजी से दौड़ता है। 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, और फिर 4 घंटे बाद 12 बजते हैं, कहते हुए 12 बजे जीएसटी की थी। 8 बजे नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी लागू की। और इनकी जो तपस्या है, उस तपस्या से चोरी की। क्यों किया? ये पॉलिसीज नहीं थी। ये आप मत सोचिए। और जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप ये मत सोचिए कि ये पॉलिसीज थी। ये आपके कैश फ्लो को खत्म करने के हथियार थे। देखो, समझ गए ना? दुकान चलाते हो ना, देखो, समझ गया? ये पॉलिसियां नहीं हैं जो कोविड के समय किया गया, नोटबंदी और जीएसटी, और जो किसानों के साथ इन्होंने करने की कोशिश की, मगर किसानों की शक्ति ने इनको रोक दिया। ये पॉलिसीज नहीं थी, ये हथियार थे। किसके लिए हथियार थे? किसके हथियार थे? वही जो 3, 4, 5 बड़े उद्योगपति हैं, उनके हथियार हैं, उनके हथियार हैं। और लक्ष्य क्या है? हिंदुस्तान की जो तपस्या है, हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, उनको दबाओ, उनको कुचलो, और उनके जेब में जो पैसा है उसको छीनकर 5-6 लोगों को दे दो। नुकसान देश का हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नोटबंदी करके, जीएसटी करके, कोविड में जो आपने किया, अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया, इनको छोड़ दिया।
1 रुपया तक नहीं दिया इनको, तो आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इसको अब फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान को जाके रोजगार मिलेगा। प्रेस की बात करता हूं। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो यहां बैठे हैं इनकी गलती नहीं है, इसमें इनकी गलती नहीं है, ठीक है। ये बेचारे तपस्या करते हैं, मैं देख रहा हूं इनको, ठीक है, पैदल नहीं चल रहे मगर ट्रक पे तो बैठे हैं, और वो भी तपस्या है, मतलब 80 दिन से बैठे हैं। इनकी तपस्या क्या है? इनकी तपस्या है सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को समझो और देश की जनता को बताओ। ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अपनी तपस्या करना चाहते हैं, ये देश को सच्चाई दिखाना चाहते हैं, लड़ते हैं। ये पीछे से लगाम लगी हुई है, लगाम किसके हाथ में? वही लोग जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहे हैं, उनके हाथ में। तो ये हो रहा है देश में। बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं, मतलब भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि तपस्या ही भगवान है और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है, मजदूर के अंदर भगवान है, छोटे दुकानदार के अंदर भगवान है, मीडिया वालों के अंदर भगवान है। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, युवाओं को चोट पहुंचाते हैं, अगली पीढ़ी को चोट पहुंचाते हैं। दो 2000 किलोमीटर चले हैं, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, अजीब सा है। आप देख लीजिए, चेहरे देख लीजिए, कोई थका नहीं है। ऐसे लग रहा है मुझे कि सुबह सुबह उठा हूं, नहा के आया हूं। मैं बता रहा हूं आपको क्यों, क्योंकि देश के तपस्वी बात समझ रहे हैं। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा बात समझ रहे हैं, कह रहे कि हां, देश के तपस्वियों का अपमान हो रहा है, बात समझ रहे हैं और इस यात्रा को मदद कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की यात्रा है, किसानों की यात्रा है, मजदूरों की यात्रा है, छोटे दुकानदारों की यात्रा है, युवाओं की, बुजुर्गों की, माताएं बहनों की यात्रा है, प्रेस वालों की यात्रा है। लिख नहीं पा रहे मगर है इनकी। और सारे के सारे लोग अपने तरीके से इस यात्रा की मदद करने। बच्चों ने पिगी बैंक दिया, 2 बच्चों ने महीनों पैसे बचा के पिगी बैंक दिया। कोई पानी दे रहा है, कोई परोठे दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई घर से चाय ला रहा है, कोई चल रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है कि मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूं, मैं डरता हूं, सरकार से डरता हूं, मगर मैं आपके साथ हूं। बहुत लोग हैं। तो इस प्यार के लिए, आपकी मदद के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये कभी मत भूलिए
ये कभी मत भूलिए, ये देश तपस्वियों का है और हिंदू धर्म भी तपस्वियों का है। धन्यवाद। जय हिंद। जी, आपका परिचय, कहाँ से आए आप? हम बनारस से आए हैं, जी। वाराणसी संसदीय सीट से। हम संसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। नहीं तो वहाँ से आए तो महाकाल का बीज दर्शन नगरी जो है उज्जैन, यहाँ कैसे आना हुआ, किस उद्देश्य से आए, किस पर्पज से आए आप? हम राहुल जी से मिलेंगे और बनारस का, यूपी का पूरा समस्या बताएंगे। कहेंगे कि ये यूपी एकदम भ्रष्ट हो गया है और वहाँ की सरकार एकदम निकम्मी है, झूठी है, एक चिटिंगबाजी करके जनता को दूह रही है। हम यही बात राहुल जी से बताएंगे, कहेंगे कि ये आप आकर के यूपी में बनारस केंद्र बनाइए और वहाँ रह करके लोगों को बीच में भ्रष्टाचार का निवारण करिए। कहिए कि ये अगर मेरी पार्टी आती है तो सारे लोग एकदम भ्रष्ट मुक्त हो जाएंगे। जो बनारस की जो पीड़ा है, जो आपकी पीड़ा है, उसको जो दर्द है, इसलिए मैं आया। जी, प्रमुख दर्द क्या उभर के सामने आ रहा है आपका? दर्द ये है कि वहाँ की जनता एकदम त्रस्त है महंगाई से, जी, और इनके गुंडागिर्दी से ये इतना तबाह कर रहे हैं दूसरे का मकान। अगर ये बताओ, कोई मकान 2-4 अरब रुपए लगा करके बनाया है तो उसको गिराने से, बुलडोजर से क्या फायदा? उसको किसी को भाड़े पर देते तो गरीब को बांट देते। नहीं तो यूपी स्टेट के को छोड़ के दूसरे स्टेट के जो राज्य के नेता अभिनेता वो तो तारीफ करते कि यूपी में उनके चमचे हैं वो, जी, उनके चमचे हैं, उनके पिठलग्गू हैं। वो चाहेंगे तो और घूमेंगे, नहीं चाहे। अरे मीडिया को मैं बता रहा हूँ कि 20 पैकेट बाढ़ ग्रसित में ले आकर के वो पैकेट मांगते, डीएम एसपी मिल करके 2 विधायक थे और वो जा करके कहें कि 17,000 प्रतिदिन पैकेट यहाँ पे बांटा जा रहा है। मैं वहाँ पर के बैठ करके देखा कि आप 2-4 दिन नहीं बांटे, कह रहे हैं कि मैं 17,000 प्रतिदिन पैकेट बांट रहा हूँ यहाँ पर आकर के। बताइए, मैं वहाँ पे था। मोदी का इतना, कौन से विधायक के क्षेत्र में ये इस तरह का कृत्य किया गया है? ये है वो, मतलब कि क्या, बनारस के दक्षिणी जहाँ पे है वो, क्या नाम है विधायक का? वो बीजेपी के विधायक है ना जी, नाम तो मालूम होगा, आप जब वहीं पर लोकल के हो आप। हाँ, वहाँ के सभी वही हैं। 2 विधायक तो जबरदस्ती जिता दिया गया वहाँ सर्किट हाउस में बैठ करके कि कहें कि हम गणना हो रहा है, कह रहे कल इसका गिनती होगा, रात में रिजल्ट घोषित कर दिए। जबरदस्ती हारे जीते हुए हरा दिए, हराए हुए की जिता दिए, यानी रात के अंधेरे में परिणाम घोषित हो गया। भाई साहब, भाई इतना बुरा स्थिति कर रहे थे। गिनती हो रहा था, कहें कि रुक जाओ, मशीन थोड़ा सा बिगड़ गया, कल गिनती होगा। नहीं तो रही बात यूपी की, आप जैसे अभी मध्य प्रदेश में है, तो क्या प्रतिसाद मिल रहा है राहुल जी की यात्रा को? राहुल जी अगर ऐसे ही चलते रहे, अभी तो आ जाता है, ऐसे राहुल जी अगर चलते रहे तो पूरे भारत की दशा बदल जाएगी। ये बीजेपी वालों का खून खौल रहा है राहुल को देख करके कि यार मैं पूरी जीवन इतना नहीं चल पाऊंगा, वो 1 हफ्ते में चल ले रहे हैं जी। कोई नेता बीजेपी का पूरे जीवन नहीं चल पाएगा पैदल, और राहुल 1 हफ्ते में चल ले रहे हैं। वो तो जहाज से जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं। जो आपकी मन की पीड़ा है, मन की बात है, तो वो राहुल जी तक कैसे पहुंचाएंगे आप? भाई देखिए, मैं तो कहने के लिए आ गया हूँ, भगवान की कृपा, महाकाल का कृपा होगा तो देखो पूरा हो जाएगा। जब उनकी कृपा होगी तब देखो, मेरे प्रारब्ध में जो चीज रहता है वो तो मिलकर रहेगा, कोई रुक नहीं पाएगा। मैं कथा कहता हूँ, भगवान पे पूरा विश्वास करता हूँ। भगवान अगर हमारी चाहेंगे पीड़ा तो सुनवा देंगे। नहीं तो जैसे अभी इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सुना जा रहा है, तो क्या अपील करना चाहेंगे राहुल जी से और उनके जो समर्थक हैं उन लोगों से? हम राहुल जी से और उनके समर्थक से यही कहेंगे कि यह जो अपील मेरे तरफ से है कि आप बनारस में आइए और बार बार वहाँ पे जनता से मिलिए। कहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि फिर से जनता से भेंट कर उनका जो जनता से भेंट करिए, दर्द है, हमारी सरकार को ले आओ जी। और ये भ्रष्ट से मुक्ति मिल जाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगा। ये जितने भ्रष्ट हैं तब भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा वहाँ पे। अब फिर से वही, आप बताओ, देखो लाइसेंस बनता था 150 रुपये में, अब 13,000 रुपया लगता है। गैस मिलता था 400 रुपये में, अब क्या 1200 रुपये मिलता है। इतना सोचो,
अरे नहीं तो भाई पर्टिकुलर साहब, यूपी मैं में तो नहीं है, ये तो हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। सुनो तो पहले। नहीं, महंगाई तो पर्टिकुलर आपकी अरे यूपी में नहीं, ऑल महंगाई इंडिया में ये पूरा। सुनो पहले तो, ये पूरे भारत की जनता रो रही है। कैसे? अब जो रिचार्ज हम 20 रुपए में करते थे 1 महीने के लिए, वो रिचार्ज 240 रुपए में हो रहा है। वो भी 28 दिन के लिए। हाँ, वही अमीर और वो गरीब दोनों एक समान हुए ना। गरीबी झेलते झेलते वो परेशान है, अमीर तो किसी तरह से कर रहा है। तो बताओ कहाँ ये सारा का सारा पैसा वो जो उद्योगपति हैं, अंबानी संबानी ये सब ना, ये सब से ले जाकर दे के चुनाव हो लड़ने के लिए फिर मांगते हो वापस की जो मैंने आपको दिया अब वो वापस हमको दो। तो लास्ट में आप अपना परिचय बता दीजिए पूरा। हमारा परिचय है देवराज पटेल, बनारस के लोकसभा सीट से मैं चुनाव लड़ चुका हूं और ये सोच रहा हूं कि फिर से चुनाव लड़ने का हमको मौका मिलेगा तो लड़ेंगे। और हमारा ये आप नोट कर लो, हो गया ना? ये क्या लंबी बाइट हो जाती है ना। हम केवल इसलिए निकले कि हमारे नवयुवक जो गुमराह है, ये जो नई पीढ़ी आ रही है, ये हमेशा बहकावे में जा रही है और धोखे में पड़ करके अपने मेन रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाले हैं। कांग्रेस जो है राजनीति में हिंदुस्तान के मेन रीढ़ की हड्डी है। आज के जो प्रशासन में आए हुए ये अग्रगण्य लोग हैं, लीडर लोग हैं, ये कोई पार्टी सिद्धांत वाली पार्टी के नहीं, ये सब आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। इनको आज मौका मिला है तो एकदम अंधेर मचाए हुए हैं। दूसरी बात, कितने दिनों से शामिल हैं दादाजी आप यात्रा में? मन के लिए किधर रहे। इसके बाद जो हाँ देखो, मैं ये भारत जोड़ो यात्रा के बीच में ये दंडी यात्रा शुरू कर दिया हूँ उज्जैन से, और ये लास्ट तक जाएगी अंतिम पैदल दंडी यात्रा। ये तो यहाँ थोड़ा रेस्ट के लिए हमने कहा चलो अभी तो हम और राजीव जी वो साथे। नहीं तो राहुल जी से भेंट हुई कि आपकी? क्या कहा उन्होंने? शाम जब यहाँ